गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। इसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, sometimes denoted IP, is its official strategic effort to encourage the development and growth of part or all of the manufacturing sector as well as other sectors of the economy. इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती हैं कंट्री की, उसे IP भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक ऑफिशियल एफर्ट बताया गया है जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अब इसमें हर तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ पे कि कुछ मैन्युफैक्चर होता है या इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो सब आते हैं। यानी इस पॉलिसी के द्वारा कंट्री के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, उन सबको बढ़ावा मिलता है। The government takes measures aimed at improving the competitiveness and capability of domestic firms and promoting structural transformation. A country's infrastructure is a major part of manufacturing sector that often has a key role in IP. IP यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कहा गया है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वहाँ पे कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहता है वो कर सके, किसी को ट्रेड करना है वो कर सके, ठीक है। और इन सब में जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी इंडस्ट्रीज़, ये सब भी डेवलप होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं और जैसे जैसे ज़रूरतें रही वैसे वैसे ये पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट भी करे गए हैं, मतलब चेंजेस किए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज़ रिन्यू की गई है और अप्लाई की गई है। जैसे अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1948 में आई, फिर 1956 में, 1973, 77, 80, 91, ये देखिए ये है 1948, 1956, इसमें 70 जो पॉलिसीज़ बहुत आई हैं, बट कुछ पॉलिसीज़ में मेजर चेंजेस हुए जिन्हें हम यहाँ कंसीडर करेंगे। जैसे कि 1948 से आप 91 तक देखेंगे तो सब पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ मेजर चेंज हुए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, बट हम एक एक करके पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम 1948 की पॉलिसीज़ देखते हैं। ये इशू हुई थी 6 अप्रैल 1948 में। आउटलाइन द अप्रोच टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बेसिकली इंडस्ट्री पॉलिसी जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देती है और उसी के डेवलपमेंट को, ठीक है। इसने एम्फेसिस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इस पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रोडक्शन हमेशा इंक्रीज़ होता रहे, ठीक है। प्रोडक्शन कभी बैन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन कभी रुकना नहीं चाहिए, और प्रोडक्शन जो भी होता है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इस पॉलिसी के थ्रू दोनों ही सेक्टर्स को एक्सेप्ट किया गया, वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई वो है 1956 में। दिस पॉलिसी वाइडेंड द स्कोप ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब इस पॉलिसी ने क्या किया, इसने पब्लिक सेक्टर को और बढ़ावा दिया, ठीक है। जैसे 1948 में दोनों सेक्टर्स को एक्सेप्ट किया गया था, बट एक होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ावा देना, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान दिया गया इस पॉलिसी के थ्रू। इट क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरी। इसने 3 कैटेगरी के अंदर इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन किया। फर्स्ट कैटेगरी जो कि 17 इंडस्ट्रीज से कंप्राइज हुई। बेसिकली इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आई? रेलवेज़, आर्म्स एंड एम्यूनिशन,
आयरन एंड स्टील एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में 12 इंडस्ट्रीज आई जो कि थी which were envisaged to be progressively state owned but private sector was expected to supplement the effort of the state. मीन्स सेकेंड कैटेगरी के अंदर 12 इंडस्ट्रीज आई जो कि सब स्टेट ओन्ड होती है, यानी उसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगी, बट उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर उन्हें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो आई है वो उसने सभी रिमेनिंग जो इंडस्ट्रीज जो बची है उनको कवर अप कर लिया, एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट प्राइवेट सेक्टर वुड इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज बट दे वुड ओपन फॉर अ स्टेट एज वेल। तो थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या हुआ, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज बची वो आ गई, और ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनिशिएट करेगी इन सभी रिमेनिंग सेक्टर्स के डेवलपमेंट को, बट प्राइवेट सेक्टर भी इस टाइम ओपन हो जाएगी स्टेट के साथ, यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको हेल्प करना चाहती है या वो मर्ज करना चाहती है तो वो उन्हें हेल्प करेगी, ठीक है। तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बड़ा चेंज ये था कि इसने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं उसके स्कोप को बढ़ाया। फिर इसने इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी को 3 में क्लासीफाई किया, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, जिसमें फर्स्ट के अंदर 17 इंडस्ट्रीज आई विच आर रिलेटेड टू रेलवे, आर्म्स, अम्यूनिशन, आयरन एंड स्टील, एटॉमिक एनर्जी। सेकंड जो कैटेगरी थी वो 12 इंडस्ट्रीज से कंबाइन हुई, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उसे ओन किया, यानी कि उन्होंने लीड किया और प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी जो बची, यानी जो रिमेनिंग सेक्टर्स थे, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को होल्ड दिया गया और ये कहा गया है कि आप ओपन रहेंगे अगर गवर्नमेंट आपके साथ मर्ज होना चाहती है तो, ओके। तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1956 की। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। The investment limit in the case of tiny units was enhanced to rupees 2 lakh, of a small scale unit to rupees 20 lakh and of ancillaries to rupees 25 lakh। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो 1977 की आई उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया और उनकी लिमिट्स बता दी कि कितना कैपिटल किस में लग सकता है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कि जो छोटी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहा है उसमें आप 2 लाख तक लगा सकते हैं, ठीक है, और स्मॉल स्केल यूनिट में 20 लाख तक, और एंसिलरीज अगर आती हैं उसमें आप 25 लाख तक। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 ने डिफाइन किया। बिल्डिंग बफर स्टॉक्स ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज for operation through the Small Industries Development Corporation in the states and the National Small Industries Corporation in the sector। तो बेसिकली जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी वो स्टेट और सेंटर्स के अंदर जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थे उनकी हेल्प से, उनकी सहायता से बनाए गए। जैसे स्टेट में होता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वैसे ही सेंटर के अंदर होता है एक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। तो इनकी हेल्प से जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे उनको कहा गया है कि आप अपना इंफ्रा जो भी आपको सेटअप करना है, अपनी इंडस्ट्री जो डालनी है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो आप अगर आप स्टेट में इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो स्टेट कॉरपोरेशन से लीजिए, और अगर सेंटर में कर रहे हैं तो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे 56 के बाद 73, 77 है और यहाँ पर नहीं है। देखिए सब जगह अलग अलग रिफॉर्म्स आए थे, तो जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे अमेंडमेंट हुए, जैसे 1973 में कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं हुआ तो हमने 1977 को कंसीडर किया,
अगर कोई रिवाइज्ड पॉलिसी है और बड़ा चेंज नहीं हुआ तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम पढ़ेंगे 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ। फॉर्मुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 टू प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, maximum production and achieving higher productivity, higher employment generation, correction of regional imbalances। तो देखिए इसने जो 1980 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि उसने जो भी कैपेसिटी अभी 1977 में जो भी कैपेसिटी या जो भी लिमिट्स डिसाइड की उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ज़्यादा प्रोडक्शन करना इंडस्ट्रीज़ में ताकि प्रोडक्टिविटी हायर हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना, ये भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इंडस्ट्रीज़ में वर्क करें ताकि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल बेस थ्रू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन ऑफ ऑप्टिमम इंटर सेक्टोरल रिलेशनशिप। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ का कोई सेटअप करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रेंथनिंग देना यानी उन्हें सपोर्ट देना, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हुई है जो कि एक्सपोर्ट करना चाहती है अपने मटेरियल को, अपने पैकेट्स को, तो उनको प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ये कुछ जनरल से एम होते हैं कि कंज्यूमर यानी जो भी उपभोक्ता है उसको जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री से हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और प्राइसेस रीज़नेबल रहे। मीन्स ऐसे नहीं कि इतने हाई प्राइसेस पे इंडस्ट्री उसको आगे फॉरवर्ड करिए कि कंज्यूमर के लिए ख़रीदना ही मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की एम होते हैं। जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990। It traced the investment ceiling in plant and machinery for SSI small scale industries। देखिए जो 1990 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसने क्या किया कि अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्लांट का सेटअप करना चाहता है, मशीनरी लगाना चाहता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी कि अगर लिमिट है 2 लाख तो उसे 5 लाख कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट की स्केल को बढ़ा दिया। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है। इट क्रिएटेड सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर दिस सेक्टर इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। ऑल्सो असिस्टेंस वॉज ग्रांटेड टू वुमन एंटरप्रेन्योर्स फॉर वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरल बेस। तो इसने सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी क्रिएट की अगर कोई बैकवर्ड एरिया से है, कोई रूरल एरिया से हैं उनके लिए, और अगर कोई वुमन अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो उसको भी हेल्प, स्पेशल हेल्प मिलेगी। कुछ रिलैक्सेशन दिए गए कि ऐसा नहीं कि कोई वुमन कुछ स्टार्ट करना चाहे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे तो उसे लगे कि मुझे अगर असिस्टेंस चाहिए तो मैं कहाँ से लूँ, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स टू बी प्रोड्यूस बाय SSI वॉज इंक्रीज टू 836। देखिए कुछ आइटम्स की लिस्ट होती हैं जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डालते हैं, तो जो भी आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी एक लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी कि ये आइटम्स आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। तो वो आइटम्स की लिस्ट बढ़ा के 836 कर दी गई है। तो सोचिए कितने आइटम्स आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश टू इंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू SSI। अब कभी भी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसे कहीं ना कहीं कैपिटल चाहिए होती है, यानी पैसा चाहिए होता है, तो या उधार चाहिए होता है, क्रेडिट चाहिए होता है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1990 के अंदर क्या किया गया कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया। यानी अगर कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उसको कोई भी क्रेडिट चाहिए, उधारी चाहिए, तो वो यहाँ पे जाके अपनी क्रेडिट ले सकता है इन टर्म्स ऑफ लोन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991।
Government recognize the need for social and economic justice to end poverty and unemployment and to build a modern, democratic, socialist, prosperous and forward-looking India. गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ज़रूरत को महसूस किया कि गरीबी, पॉवर्टी कम करनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहिए, एक मॉडर्न और कहीं पे जहाँ पे आप कह सकते हैं कास्टिज्म नहीं होता, सोशलिज्म नहीं होता, और एक जो कहते हैं ब्रॉड माइंडेड इंडिया वो बनना चाहिए। ठीक है, इंडिया टू ग्रो एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड नॉट इन आइसोलेशन, मतलब इंडिया को भी दुनिया की इकोनॉमी का पार्ट बनना है, ना कि एक आइसोलेट होके एक कंट्री रह जाना है। तो आपको अगर कंपटीशन है तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी के बीच में स्टैंड करना है। तो ग्रेट एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन बिल्डिंग अप एबिलिटी टू पे फॉर इम्पोर्ट्स थ्रू अवर ओन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो इस पॉलिसी ने क्या किया कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो होती हैं हमारी, उस पर बहुत जोर दिया और इम्पोर्ट के लिए ताकि पे कर सकें। मतलब अगर आपकी खुद की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं तो आप उसके थ्रू एबिलिटी टू पे फॉर इम्पोर्ट्स, आप इम्पोर्ट जो भी कर रहे हैं मटेरियल उसको आप इस कैपिटल से पे कर सकते हैं। डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इट्स अपग्रेडेशन टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड। टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट करना, जो आपकी पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना, मैन्युफैक्चर करना, ताकि आप वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें सेटअप कर सकें अपना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे जो कि इस तरीके से थे, टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है, टू एनकरेज फॉरेन असिस्टेंट एंड को पार्टनरशिप। देखिए फॉरेन असिस्टेंस मतलब कि कोई बाहर से आके आपके साथ ज्वाइन करके एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए रूल्स रिलैक्स करना, पार्टनरशिप में काम करना चाहता है तो उसके लिए रिलैक्सेशन देना, टू मेक द पब्लिक सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, गिव एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज। देखिए हर पॉलिसी जो होगी आप उसमें एक पॉइंट कॉमन सा देखेंगे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो यही चाहेगी कि आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा प्रोडक्शन करे और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो। अब इंडस्ट्रीज़ तो सेटअप होगी, अब इंडिया में काम करेंगे तो वर्ल्ड में कैसे आप अपना स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे। तो इसीलिए इस पॉलिसी के अंदर ये भी कहा गया कि फॉरेन असिस्टेंस भी इनवाइटेड है, यानी कोई जापान से आके इंडिया में अपने कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहता है तो वो एक डील कर सकता है, को पार्टनरशिप कर सकता है और यहाँ पे सेटअप कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज़ हैं जो रूल रिलैक्स करती है, तब जाके बाहर के लोग आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपके रूल्स पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होंगी तो बाहर से लोग आके काम नहीं कर सकते यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से हमें काम करवाना होता है कि पैसा भी इंडिया में आए, इंडिया से बाहर भी पैसा कम जाए, पर लोग भी आके इंडिया में काम करें। तो पॉलिसीज़ में ये बहुत बड़ा काम होता है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ के स्टैंडर्ड सेटअप किए जाए। टू गिव लिबर्टी टू प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर सपोज कीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर उसमें हर रूल के अंदर, हर पॉलिसी के अंदर अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर करेगी तो वो अपना काम नहीं कर सकते। जब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, उनकी ग्रोथ पे, उनके डेवलपमेंट पे, उनकी प्रॉफिट में फ़र्क पड़ेगा। तो फिर ऐसे में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर सेटअप ही नहीं होते। अब इस पॉलिसी ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया कि इंडिपेंडेंटली काम करो। तभी तो अगर आप देखें ये प्राइवेट सेक्टर कई बार तो ये बेनिफिशियल भी रहता है पर कई बार लॉस भी हो जाता है। जैसे अगर आप फ़्लाइट्स के देखें तो फ़्लाइट्स के जो फेयर होते हैं वो ओकेजन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाते हैं, जबकि रेलवे में कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है,
पर अगर आप फ्लाइट्स में भी देखेंगे, जो प्राइवेट फ्लाइट्स है उसमें बेसिकली प्राइवेट फ्लाइट्स के अंदर आप देखेंगे तो अगर न्यू ईयर आ रहा है तो उसमें आप फेयर्स देखेंगे बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अगर कोई ओकेजन नहीं है तो फेयर्स कम मिलेंगे। आप 1 मंथ पहले फ़्लाइट बुक कराएंगे तो आपको प्राइस लो मिलेंगे, आप 3 डेज़ पहले फ़्लाइट बुक कराएंगे तो आपको प्राइस हाई मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो फेयर्स वो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हाइक करते रहते हैं, लो करते रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप ट्रेन्स में देखें, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो रेलवेज़ के अंदर, ऐसा नहीं है कि दिवाली आ गई तो प्राइसेस बहुत हाई हो गए। अगर एक प्राइस है शताब्दी का तो आप टिकट 1 मंथ पहले बुक कराओ, तत्काल इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और अगर आप 5 दिन पहले बुक कराओ तो एक ही चीज़ होती है, ओके। टू गिव एनकरेजमेंट फॉर expansion of production capacity to increase exports and liberalize imports। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना यानी कि हम इंडिया में कुछ बन रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजें ताकि वर्ल्ड हमें पहचाने, वर्ल्ड इंडिया की चीज़ों को ऑब्जर्व करे और इंडिया का नाम हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, ठीक है। हमेशा देखिए अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, एक्सपोर्ट इज़ बेटर दैन इम्पोर्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप में ब्रेन है, अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास अच्छा प्रोडक्शन है, आप इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस बन रहा है इंडिया में और वो सारा सामान पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी कुछ इंपोर्ट करते हैं बेसिकली वो हमारी नीड होती है, वो हमारी ज़रूरत होती है। अगर आज इंडिया को किसी मटेरियल की, या जैसे स्पाइसेस है, स्पाइसेस हमारे इंडिया में है यानी मसाले, तो हमें कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नहीं है तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, यानी कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। एंड एक्सपोर्ट इज़ समथिंग जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ प्रोड्यूस किया है, और हमारे पास इतनी क्वांटिटी में है कि हम इंडिया को फुलफ़िल करने के बाद जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इनको दे सकते हैं, ओके। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। तो ये आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पढ़ी हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट था कि किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बेसिकली क्या करती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट पे ही ध्यान देती है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या होता था, मोस्टली पहले सब चीज़ों की असेंबलिंग ज़रूर हो जाती थी पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती थी। अब इतनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लिबरल हो गई हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तक इंडिया में होती है, हाँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप जितना कंट्री ग्रो करेगी, जितना डेवलपमेंट होगा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का सेटअप यहाँ पे होगा। मीन्स आप मोबाइल देख लें, वो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी है, असेंबलिंग भी है। पहले कुछ मोबाइल्स होते थे, इवन आपने सुना हो वीवो वगैरह ब्रांड्स जो हैं, ये मेड इन इंडिया कई बार लिखा आता था, बट उसका मतलब ये होता था कि वो असेंबल यहाँ हुई है, बट उसके पार्ट्स हैं और सब कुछ मैन्युफैक्चर कहीं और हुए हैं, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक सेटअप हो गई हैं। तो ये एक कंट्री के लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतना डेवलप हो गई है वो कंट्री। तो ये सब थी, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। ओके, थैंक यू।